After defense, you will be declared scholar and you will earn the title of scholar in your particular field. और जो आपकी उसके बाद पब्लिकेशंस होंगी, फिर वो आपके करियर के जो मेजर प्रोग्रेस है वो अचीव करने में आपकी मदद करेगी. रिसर्च इज रियली अ वंडरफुल फील्ड. Bismillahirrahmanirrahim. I hope you're doing well and I welcome you on my Facebook channel. Today we are going to learn how to write an effective research proposal. Research proposal इतना मुश्किल टास्क नहीं है अगर आप टेक्निकल साउंड हैं. उसके अंदर कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो समझने की जरूरत है. बाकी उसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है. बाज़ दफा थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हेक्टिक हो जाती हैं, बट वंस यू आर डन उसके बाद थीसिस के अंदर भी आपको कोई भी ऐसा इशू पेश नहीं आएगा. रिसर्च प्रपोजल के अंदर सबसे पहले टाइटल फॉर्मेशन होती है और टाइटल के साथ साथ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होती है. अगर आपने अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स तय कर लिए हैं तो फिर टाइटल लिखने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, मेरी अपनी इंटरेस्ट है राइटिंग स्किल्स में और राइटिंग स्किल्स का एक पर्टिकुलर बाब है फीडबैक का. रिटन करेक्टिव फीडबैक मैंने सेलेक्ट किया एज अ मेजर फील्ड. अब उसके अंदर जो बातें मुझे इन्वेस्टिगेट करनी है वो मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे. जैसे टॉपिक है रिटन करेक्टिव फीडबैक, परसेप्शन, प्रैक्टिसेस एंड थियरीज इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ सिंध. मेजर कंपोनेंट हो गया WCF. उसके जो मेजर सेगमेंट्स हैं जो मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला हो गया परसेप्शन. परसेप्शन के ऊपर मैंने 2 रिसर्च अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं. पहला मेरा ऑब्जेक्ट है टू नो स्टूडेंट्स परसेप्शन. सेकंड मेरा ऑब्जेक्टिव है टू नो टीचर्स परसेप्शन. अब इस टॉपिक में परसेप्शन वाला पार्ट आई एम डन विद इट. मेरा जो थर्ड रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो है टू एनालाइज द पैटर्न्स ऑफ प्रैक्टिसेस इन WCF. अब प्रैक्टिसेस में इसमें जो सेकंड मेजर सेगमेंट था टॉपिक का वो इस थर्ड रिसर्च ऑब्जेक्टिव में कवर हो गया. उसके बाद जो फोर्थ रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसमें आई वांटेड टू नो कौन सी थ्योरीज हैं WCF के साथ जो टीचर्स अपने प्रैक्टिसेस में लाते हैं. तो ये 3 चीजें हैं. रिसर्च ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड हैं. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस है. और रिसर्च क्वेश्चन अगर आपके पास रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं तो फिर रिसर्च क्वेश्चंस बनाना इतना टफ टास्क नहीं है. उसके अंदर सिर्फ आपको लैंग्वेज का ख्याल रखना है, बाकी सारी चीजें आसान है. एक बार आपने टाइटल बना लिया तो उसमें एक और बात होती है, ये टाइटल आपका चेंज भी हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. या फॉर एग्जांपल आगे चल के कोई आपको नीड पड़ जाए उसको रीस्टेट करने की तो ये हो सकता है. इट्स वेरी मच फाइन. रिसर्च प्रपोजल में सबसे पहली जो आउटलाइन है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी. बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं उसका पस मंजर क्या है. जैसे हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया रिटन करेक्टिव फीडबैक. उसका जो पस मंजर है वो है नेचर ऑफ द राइटिंग, राइटिंग प्रैक्टिसेस, स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन पाकिस्तान, राइटिंग डिफिशिएंसीज. पस मंजर आपने लिख लिया, बैकग्राउंड ऑफ स्टडी लिख लिया. उसके बाद है इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन में आप जो आपका मेजर टॉपिक है और उसके जो कंपोनेंट्स है उसको आप डिफाइन करते चले जाएंगे. उसकी आपको साइटेशंस वहां पे लिखनी है. जैसे बैकग्राउंड आपने दे दिया, जैसे राइटिंग था और दूसरे उसके कंपोनेंट्स थे, छोटे छोटे कंपोनेंट, छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसकी आपने प्रॉपर साइटेशंस कर दी. इंट्रोडक्शन में रिटन करेक्टिव फीडबैक की डेफिनेशंस, उसकी हिस्ट्री, कब उस टर्म को यूज किया गया, कैसे यूज किया गया, उसकी अप्रोचेस कितनी है या कैसी कैसी अप्रोचेस यूज होती हैं, दुनिया में रिटन करेक्टिव फीडबैक की प्रैक्टिसेस क्या हैं, पाकिस्तान के अंदर उसकी प्रैक्टिसेस क्या है, प्रीवियस स्टडीज जो आपके पास होंगी उसके बुनियाद पे आप कंपेयर कर सकते हैं. फिर टीचर्स स्टूडेंट्स परसेप्शंस क्या हैं, प्रैक्टिसेस कौन सी एग्जिस्ट करती हैं और थ्योरीज कौन सी यूज की जाती हैं. ये सारी चीजें आपको डिफाइन एंड सपोर्ट करनी है अपने टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए. तो रिसर्च प्रपोजल के अंदर जो आपका प्लान है उसमें आप कन्विंस करेंगे बोर्ड को कि ये सारी चीजें जो मैंने अपने स्टडी के अंदर इंक्लूड की हैं इनके बुनियाद पे आई एम गोइंग टू डू रिसर्च. बैकग्राउंड ऑफ स्टडी इज डन, इंट्रोडक्शन इज डन. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी चीजें आप ऐड करते जाएंगे. जैसे लिटरेचर रिव्यू, अगर आपने इंट्रोडक्शन पूरा बना लिया है तो आपके पास जाहिर सी बात है बहुत सारी स्टडीज होंगी जो आपने पहले से पढ़ के रखी हैं. तो उनमें से जो फ्रेश स्टडीज हैं विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 3 इयर्स, 3 इयर्स नहीं है तो 5 इयर्स, लेकिन 3 इयर्स में अगर आपको मिल जाती हैं तो इट इज गोइंग टू बी परफेक्ट. नहीं तो जब आप थीसिस फॉर्मुलेट करेंगे तो तब आपको आसानी से न्यू पब्लिकेशंस मिल जाएंगी. देन यू कैन सपोर्ट योर थीसिस विद न्यू स्टडीज.
लिटरेचर रिव्यू का जो पोर्शन है वो बहुत ही छोटा है, तकरीबन 5 से 8 लाइंस पे मबनी एक स्टडीज को आप कर सकते हैं। उसके अंदर उसका टाइटल, ऑथर, किस ईयर में पब्लिश हुआ, उसके पार्टिसिपेंट्स कौन से थे, पॉपुलेशन कौन सी थी, रिसर्च मेथड कौन सा था, उसके रिजल्ट्स क्या थे, ये सारी बातें एक स्टडी के अंदर आपको लिखनी होती है। मिनिमम 5 स्टडीज हो, मैक्सिमम 7 हो, लेकिन जितनी कम हो उतना बेहतर है। 5 से 6 सही है, बस ज्यादा आप इसमें ना फंसे कॉम्प्लेक्सेस में। ये चीजें करने के बाद एक मेजर पार्ट है रिसर्च प्रपोजल का, वो है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन को सिलेक्ट करना थोड़ा सा हेक्टिक है, क्योंकि रिसर्च डिजाइन प्रॉपरली अलाइन होनी चाहिए आपके रिसर्च टॉपिक पे, ऑब्जेक्टिव्स पे और रिसर्च क्वेश्चंस पे, और जो प्लान आप तरतीब देना चाहते हैं उसकी 100% एडवोकेसी वो पर्टिकुलर रिसर्च डिजाइन करें। अगर सोशल साइंसेस की आप बात करें, जैसे अप्लाई लिंग्विस्टिक्स के अंदर बहुत रिसर्च दुनिया के अंदर हो चुकी है, तो इसके अंदर प्रॉपर रिसर्च डिजाइन्स भी रिकमेंड किए जाते हैं। जैसे मिक्स मेथड इज वेरी पॉपुलर इन सोशल साइंसेस। उसके दो बुनियादी रीजन है कि मिक्स मेथड को सोशल साइंसेस के अंदर क्यों यूज किया जाता है। क्रेस्वेल एंड कोहेन सजेस्ट दैट व्हेन यू टेक सोशल साइंस रिसर्च यू शुड टेक बोथ ऑफ द स्टडीज, यू शुड टेक मिक्स मेथड। अब मिक्स मेथड के अंदर 6 टाइप्स हैं। 6 टाइप में से आपका टाइटल और आपका प्लान रिसर्च क्या है, इसकी सिलेक्शन आपको खुद ने करनी है। तो 6 टाइप्स को पढ़ के देन आप इन कंपेयर करके देन रिसर्च डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। कोहेन एंड क्रेस्वेल ने अपना जो ओपिनियन पेश किया है कि व्हाई शुड वी सिलेक्ट मिक्स मेथड फॉर सोशल साइंस रिसर्च। दे से कि सोशल साइंस रिसर्च में किसी भी टॉपिक को उसकी डेप्थ इनसाइट लेने के लिए ये बात लाजिम है कि जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जो इंटरव्यू है, उसे एक फ्री हैंड दिया जाए। अगर उसके पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस असल सवाल का जवाब दे सके। अगर इसमें आप क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज करेंगे तो यू विल मेक दैट पर्सन लिमिटेड, और शायद वो इंफॉर्मेशन जो आपका मकसद है आपको ना मिल पाए। तो इस वजह से क्वालिटेटिव रिसर्च को सोशल साइंसेज में ऐड करना लाजिम है, क्योंकि जो फॉर्मेट है नॉलेज का सोशल साइंसेज के अंदर वो एब्स्ट्रैक्ट है, इट्स नॉट फिजिकल। उसमें केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, उसमें फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स नहीं है जैसे हम लैब में अप्लाई कर सकें और देन डेटा हासिल कर सकें। वो सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को हासिल करने के लिए आपको ग्राउंड लेवल पे नीचे जाना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू चेंज द क्वेश्चंस एज वेल। तो तभी क्वालिटेटिव की इंटरेक्शन यहाँ पे लाजिम है। क्वांटिटेटिव सोशल साइंसेस में इस वजह से यूज किया जाता है क्योंकि जब आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन करें तो ये बात तय करना कि कितनी पॉपुलेशन है और कितनी हमें पॉपुलेशन सिलेक्ट करनी है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी डेटा की कैसे हम तय करेंगे, तो इन बातों का ख्याल रखते हुए क्वांटिटेटिव पार्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। जैसे एक इन्वेस्टिगेशन है, उसमें हमें रिटन करेक्टिव फीडबैक को इन्वेस्टिगेट करना है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इन सिंध। वो 4 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज वो होंगी जहां के अंदर राइटिंग प्रैक्टिसेस बाकायदा हो। तो अपनी प्री स्टडी में ये चीज डिफाइन होनी चाहिए। लेकिन जब इन 4 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को हमने सिलेक्ट किया तो ये कैसे पता लगे कि कौन सा हमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, कौन से स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, उसकी पॉपुलेशन क्या है, हम क्वेश्चनर किससे फिल करवाएंगे, इंटरव्यू किससे लेंगे। तो ये सारी बातें आपकी रिसर्च डिजाइन में वेल डिफाइंड होती हैं। जैसे कोहेन ने अपनी बुक के अंदर कहा है कि टोटल पॉपुलेशन पहले आप काउंट करें क्वांटिटेटिव रिसर्च के पार्ट में, उसके बाद उसका 5% या 3% डेटा आप ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि टोटल पॉपुलेशन आपकी तकरीबन 900 प्लस पार्टिसिपेंट्स हो, तब वो ली जा सकती है, ऐसे नहीं। अगर 100 है तो फिर आपको 45 लेनी पड़ेगी, अगर 300 है तो यू हैव टू क्रॉस 120। इसके साथ 4 से 5 तरीके हैं पॉपुलेशन सिलेक्ट। तो 4 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को अगर सिलेक्ट किया गया है या फिर एक को किया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इफ इट एक्सीड्स फ्रॉम 1000 तो 3% इज इनफ, 2.5% इज आल्सो इनफ। फिर भी डेटा कलेक्शन आपकी डिपेंड करती है आपकी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे, कि जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते आप अपनी स्टडीज के अंदर पॉपुलेशन इंक्लूड कर सकते हैं ज्यादा।
तो मिक्स मेथड के अंदर 6 टाइप्स हैं, उनमें जो आपको सूटेबल लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन वो डिपेंड करता है कि आपने मिक्स मेथड के अंदर अगर केस स्टडी ली है तो केस स्टडी सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन पे होगी। अगर आपने केस स्टडी नहीं ली है, जनरल रिसर्च ली है, तो फिर उसमें आप दूसरे इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगेन इट वेरीज कि आपका अपना प्लान क्या है, आप कंट्रोल्ड ग्रुप लेना चाहते हैं या फिर आप एक्सपेरिमेंट वे कोई करना चाहते हैं या फिर आप एक्शन रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं। अगर एक्शन रिसर्च की तरफ आप जाएंगे तो वो एक टोटली कंप्लीट एरिया है। उसमें पहले आपको प्री टेस्ट लेनी पड़ेगी, उसके बाद पोस्ट टेस्ट लेनी पड़ेगी, देन रिजल्ट को कंपेयर करना पड़ेगा। वो भी एक पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन में ही हो सकता है। लेकिन अगर जर्नल कंपैरिजन आप करना चाहते हैं या फिर आप जर्नली जानना चाहते हैं कि इस टॉपिक के हवाले से प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, तो फिर उसमें आप जनरलाइजेशन करके देन यू कैन सेलेक्ट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ टोटल पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन को सिलेक्ट करने का जो मेथड है वो ये है प्रॉपर प्रिंसिपल लेवल मेथड के पॉपुलेशन के अंदर आप एक सिमिलर पॉपुलेशन को लेते हैं जो एक ही सब्जेक्ट पढ़े और एक ही सेमेस्टर में हो। ये बात लाजिम है क्योंकि वैलिडिटी ऑफ डेटा इसी में है कि जो पॉपुलेशन आपने सिलेक्ट की हर इंस्टीट्यूशन के अंदर उसकी लेवल एक थी, उसका ईयर एक था, उसका साल एक था और वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। इसमें कोई भी क्वेश्चन अगेंस्ट आपकी रिलायबिलिटी पे नहीं जाएगा एंड देन डेटा विल बी रिलायबल। अब रिसर्च डिजाइन आपने सिलेक्ट कर ली। रिसर्च डिजाइन के अंदर दूसरे कंपोनेंट्स हैं, जैसे डेटा जो आप कलेक्ट करेंगे उसको एनालिसिस कैसे करेंगे। क्वांटिटेटिव डेटा सोशल साइंसेस के अंदर एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के अंदर एनालिसिस उसका किया जाता है। पहले आप डेटा कलेक्ट करेंगे अपनी टोटल पॉपुलेशन को चेक करके, देन क्रोनबेक अल्फा रिपोर्ट आपको जनरेट करनी पड़ेगी। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के अंदर मिनिमम 0.7 क्रोनबेक अल्फा रिपोर्ट में आपकी आनी चाहिए। अगर ये डिजिट नहीं आया तो फिर आपका क्वेश्चनएयर इतना खास या फिर रिलायबल नहीं है। अगर आप अपना क्वेश्चनएयर बनाते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि अपने क्वेश्चनएयर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। यू नीड टू टेक सैंपल्स मोर देन 1000 और उसके बाद अगर 0.7 से ज्यादा क्रोनबेक अल्फा रिपोर्ट में आता है तो यू कैन गो फॉर इट। ईदर यू नीड टू अडॉप्ट अ क्वेश्चनएयर, क्योंकि अडॉप्टेड क्वेश्चनएयर का एक फायदा है उसकी क्रोनबेक अल्फा एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशंस ऑलरेडी डन है, इट इज एक्सेप्टेबल बाय द रिसर्चर्स। तो इट्स गुड वन कि आप एडॉप्ट क्वेश्चनएयर की तरफ जाएं, इट्स बेटर वन। और उसमें आपको साइटेशंस भी बहुत मिलेंगी, सपोर्टिंग आइडियाज भी बहुत मिलेंगे और रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस का जो चैप्टर आपको अपने थीसिस के अंदर लिखना पड़ता है लास्ट में, उसमें लिखने में आपको आसानी होगी। तो गो फॉर एन एडॉप्टेड क्वेश्चनएयर, इट्स बेटर फॉर यू। सेकंड पार्ट है क्वालिटेटिव का, जिसमें इंटरव्यूज होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर हाईली प्रिफर्ड इन सोशल साइंसेज, क्योंकि सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज के अंदर जो इंटरव्यू है उसको एक स्पेस होता है अपनी बात रखने का और एडिशन करने का। अगर फॉर एग्जांपल वो समझता है कि जो क्वेश्चन आपने उससे किया उससे थोड़ा एक्सटेंड होना है और सम अदर पॉइंट्स उसमें ऐड करनी है तो वो कर सकता है। जैसे एक सवाल है कि डू टीचर्स यूज एक्स्ट्रा मटेरियल फॉर टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन देयर क्लासरूम्स। अगर इसका स्ट्रेट जवाब दिया जाए उसका सिंपली जवाब होगा दे डू नॉट यूज बट दे यूज। अगर आप इसको सेमी स्ट्रक्चर रखें तो फिर टीचर इसमें बाउंड नहीं है कि जो इसका आंसर जनरलाइज होना चाहिए वो दे। वो कह सकता है कि सम ऑफ देम यूज एंड मोस्ट ऑफ देम डू नॉट, और इसका जो सबब है वो टाइम लिमिटेशन है। टाइम बहुत कम है टीचर्स के पास, एक्स्ट्रा सिलेबस है, एक्स्ट्रा वर्क है। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर। तो एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करना इट्स रियली हेक्टिक, उसको मैनेज ठीक से नहीं किया जा सकता। अगर वो सिलेबस में इंक्लूड किया जाए तो देन इट इज पॉसिबल फॉर अ टीचर टू इम्प्लीमेंट दैट। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर ये एक्सटेंडेड आंसर हमें मिला। पहला जो आंसर था वो इतना क्लियर नहीं था, उसमें बस यस एंड नो वाले कंपोनेंट्स थे। तो इस वजह से सोशल साइंसेस के अंदर सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज मोस्टली लिए जाते हैं। आपने अपना डेटा कलेक्ट करने की टूल्स लिख लिए और थेमेटिक एनालिसिस यू कैन अप्लाई ओवर योर इंटरव्यूज। और थेमेटिक एनालिसिस का सॉफ्टवेयर भी है, मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। आपने ऑडियो इंटरव्यूज लिए और उन्हीं ऑडियो इंटरव्यूज को सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, देन जो टेक्स्ट आपने रिसीव किया देन वो थेमेटिक एनालिसिस के सॉफ्टवेयर में आपने उसका इनपुट दिया, यू विल गेट द रिजल्ट्स। और उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन आपको करनी है। इसके बाद है प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन रिसर्च गेम।
रिसर्च प्रपोजल के अंदर ये जो दो छोटे कंपोनेंट्स हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड रिसर्च गैप के, दे आर क्वाइट टेक्निकल। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड रिसर्च गैप को एक समझते हैं, बट दीज आर नॉट सिमिलर टर्म्स, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। ये इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक जर्नल स्टेटमेंट होती है गिवन बाय स्कॉलर और रिसर्चर, वो अपनी बुनियाद बताता है कि मेरी बुनियाद रिसर्च की ये है। जैसे पाकिस्तान के अंदर 1947 से हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है एंड इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ मीडियम एज वेल। तो स्कूल से लेके वी हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं और इंटरमीडिएट लेवल तक हमें इतनी इंग्लिश पढ़ के आते हैं, फिर भी जो राइटिंग डिफिशिएंसीज इश्यूज के अंदर पाकिस्तान में है वो बहुत हैं। एक रिपोर्ट के तहत पाकिस्तान के अंदर 49% स्टूडेंट्स राइटिंग में डिफिशिएंट हैं। 49% इज अ लार्ज नंबर। तो हमारे एजुकेशन निजाम में आखिर क्या बात है कि इतना हम पैसा खर्च करते हैं, इंग्लिश को इतनी वैल्यू देते हैं, उसके बाद भी स्टूडेंट्स की राइटिंग इंप्रूव नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। ये प्रॉब्लम इंडिया के अंदर नहीं है, ये प्रॉब्लम दूसरी कंट्रीज के अंदर नहीं है, इवन मलेशिया के अंदर नहीं है। ये इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि ये सबसे बड़ा मसला। और दूसरी इसमें राइटिंग में यह है कि जब भी हमारे ग्रेजुएट्स अपनी डिग्रीज करके जाते हैं, दे अपीयर इन सीएसएस एंड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो उसमें भी जो राइटिंग के सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश कंपोजिशन, उन दोनों सब्जेक्ट्स में दे ऑलवेज फेल, मेजॉरिटी ऑफ द नंबर फेल। सीएसएस का जो एवरेज रिजल्ट है 20 ईयर्स का, उसमें 2.5% एंड 3% कैंडिडेट्स आर सक्सेसफुल। 97 to 98% candidates always fail in two subjects, English essays and English composition and precis writing। तो ये दो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं जिनकी लेवल ग्रेजुएशन लेवल तक की है। ग्रेजुएशन करने के बाद भी ये इतनी बड़ी राइटिंग डिफिशिएंसी कैसे है? तो ये भी आप इसमें पॉइंट मतलब ऐड कर सकते हैं समझने के लिए अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि इतनी बड़ी डिफिशिएंसीज हैं, हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भाई मसला क्या है। और इतने साल एजुकेशन हासिल करने के बाद भी कैंडिडेट्स अपनी राइटिंग इंप्रूव नहीं कर पा रहे। देखिए, रिसर्च गैप प्रॉब्लम स्टेटमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, ये बात सही है कि रिसर्च गैप का जो रोल है आपकी प्रॉब्लम स्टेट फॉर्मेशन में वो है। रिसर्च गैप आप दूसरे ऑथर्स के रिजल्ट्स एंड डिस्कशन चैप्टर में से जो वो बातें कहते हैं उनको हम बुनियाद बना के अपना रिसर्च गैप उनसे साइड करते हैं। जैसे एक ऑथर ने कहा कि ये जो मेरी स्टडी है ये पब्लिक सेक्टर स्टडी है, इसमें प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड मैंने नहीं किया है, ये मेरी स्टडी लिमिटेशन है। तो ये आपका एक रिसर्च गैप हो गया। दूसरे ऑथर ने कहा कि रिटन करेक्टिव फीडबैक की जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की है इसमें स्टूडेंट्स परसेप्शन एंड टीचर्स बिलीफ पे मैंने किया है, लेकिन इसमें मैंने टीचर्स परसेप्शन एड नहीं की है। तो मैंने इन दोनों चीजों को कंपेयर किया है, ये मेरी लिमिटेशन है। वो जो उस राइटर की लिमिटेशन है उसको आप साइड करके रिसर्च गैप के अंदर एड कर देंगे। तो ये रिसर्च गैप है। अगर मैंने कोई स्टडी की है, मैं अपनी स्टडी की लिमिटेशंस देता हूं, जैसे मेरी स्टडी पब्लिक सेक्टर के अंदर है और दूसरी अंडर ग्रेड लेवल पे है, एमएस लेवल पे उसकी एप्लीकेशन नहीं है और सिंध के अंदर इसकी एप्लीकेशन है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंसेस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो इसमें लिमिटाइज हो जाएगा। इस स्टडी को कंसाइज एंड लिमिटाइज करने के लिए हम लिमिटेशंस अपनी रखते हैं। तो वो लिमिटेशन रिसर्च गैप है। अगर कल को तो पंजाब या फिर केपीके के अंदर अगर कोई भी इस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहता है तो वो जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की है उसकी जो लिमिटेशंस हैं उसको एज ए रिसर्च गैप पॉइंट आउट करके रिसर्च गैप साइड करके यूज किया जा सकता है। तो रिसर्च गैप ढूंढना इतना मुश्किल काम नहीं है, बट डू नॉट मेक योरसेल्फ कंफ्यूज्ड इन सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड रिसर्च गैप। ये इनमें बुनियादी फर्क था और इट्स वेरी इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने एक रिसर्च पेपर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसके अंदर रिसर्च गैप को पॉइंट आउट कर दिया है, देन यू विल नॉट फील एनी डिफिकल्टी। इसके बाद है आपका फ्रेमवर्क। अगर कोई भी फ्रेमवर्क आप अपनी स्टडी के अंदर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स ऑन यू कि कोई फ्रेमवर्क है नहीं है। लेकिन अगेन ये फिर डिपेंड करता है कि आपने रिसर्च एरिया कौन सा लिया है, उसके अंदर किसी फ्रेमवर्क को यूज करने की जरूरत है भी या नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन। और लास्ट में है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस ऐड करना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। उसमें सिंपल आप गूगल स्कॉलर में जाएंगे, देन सर्च दैट पर्टिकुलर रिसर्च पेपर एंड देन ओपन इट। तो उसके नीचे इन्वर्टेड कामास में एक सिंबल होती है, क्लिक देयर,
and APA style में copy the reference and then add into your research proposal. So it's very easy job. Tools आप use कर सकते हैं mainly when you start studying about the research. Mainly is basically research lab और इट्स अ रिसर्च लाइब्रेरी जहाँ पे जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो PDF फाइल के अंदर यू कैन अपलोड ओवर देयर। और जैसे आप अपनी स्टडी करते जाएंगे, हाईलाइट चीज़ों को करते जाएंगे तो वो वहीं पे रहेंगी, उसकी सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है विद योर ईमेल आईडी, तो कहीं पे भी आप उसको लॉग इन कर सकते हैं। इवन यू कैन यूज इट इन योर मोबाइल फोन। तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो चलती रहेगी। और मेनली के अंदर भी आप अपनी फाइल्स अपलोड करके वहां पे भी रिसर्च लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। मेनली को अपने लैपटॉप के अंदर डाउनलोड करें एंड यूज MS365 वर्जन। रजिस्टर्ड वर्जन अगर आपके पास है तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको मैनुअल काम से बचाते हैं। तो 365 के अंदर आप मेनली की एक्सटेंशन ऐड कर लें और जो रिसर्च पेपर्स आपने पढ़े हैं उनको साइट करने में आपको आसानी होगी। जैसे एक स्टडी है 2021 की बाय हसन, उसकी मुझे साइटेशंस करनी है। I write this statement in MS Word, उसके बाद I just go to the link which is connected in MS365, mainly की जो लिंक है, then I click, I search हसन, वहाँ पे रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे हसन के नाम से। I'll just click and add the citation, तो वो उसमें उसके बाद वो ऑटो हो जाएगी। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स वी कैन डू इट। अगर मैन्युअली साइटेशन आप करेंगे तो टेक 4 to 5 मिनट्स, मैन्युअली आपको हाथ से लिखनी पड़ेगी। यूज टूल्स एंड सेव योर टाइम एंड सेव योर एनर्जी। तो रिसर्च प्रपोजल के अंदर ये बुनियादी बातें हैं जो आप अपने प्लान में शामिल कर सकते हैं, उसके बाद आप बना सकते हैं। अगर टेक्निकली आप बहुत स्ट्रांग हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे तो इनिशियल सेमिनार आसानी से आप डिफेंड कर लेंगे। आपकी प्रेजेंटेशन एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक वो जरूर होनी चाहिए। आपसे जो सवाल होंगे अपने डिफेंस सेमिनार में वो टॉपिक के हवाले से कम होंगे और टेक्निकलिटीज के हवाले से ज्यादा होंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने टॉपिक को इतना नहीं पढ़ेंगे, इतना एक्सप्लोर नहीं करेंगे। आपका टॉपिक आपने जितना एक्सप्लोर किया होगा उतना ही आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिफेंड कर पाएंगे। तो टेक्निकल टर्म्स का ध्यान रखें, सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन आपने क्यों की है, उसके रीजंस आपके पास होने चाहिए। ये सारी बातें अगर आप क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। एक रिसर्च प्रपोजल हम 2 हफ्ते के अंदर बना सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है अगर आपको एक टॉपिक के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन है। नहीं तो यू कैन मेक इट विद इन 1 मंथ, और 1 मंथ में बनाए तो फिर आसानी है। फिर उसमें कोई भी टेक्निकल गलती आपसे नहीं होगी जो आपके लिए आगे चल के मसला पैदा करे। आफ्टर अप्रूवल ऑफ इनिशियल सेमिनार यू आर क्वाइट क्लियर आपका रास्ता कौन सा है, आपको कैसे जाना है। और अप्रूवल का लेटर मिलने के बाद ASRB बोर्ड के अप्रूवल के बाद आपको एक सीधा रास्ता मिल जाता है कि इस सिंथ में मुझे अपनी रिसर्च को ले जाना है। उसके बाद यू डू द डेटा कलेक्शन और लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर है, इंफॉर्मेशन का है, यू जस्ट रीड द थिंग साइट एंड देन आप अपने काम से लग जाते हैं। तो विद इन 6 मंथ्स या 8 मंथ्स यू कैन डू योर थीसिस। अगर आप 24 आवर्स में से मेजर टाइम अपनी थीसिस को देते हैं तो यू कैन कवर योर थीसिस विद इन 4 to 6 मंथ्स, और 2 से 3 हफ्ते लास्ट एवोल्यूशन के लिए आप रख लें एंड देन मेक योर प्रेजेंटेशन एंड गो फॉर द डिफेंस। आफ्टर डिफेंस you will be declared scholar and you will earn the title of scholar in your particular field। और जो आपकी उसके बाद पब्लिकेशंस होंगी फिर वो आपकी करियर के जो मेजर प्रोग्रेस है वो अचीव करने में आपकी मदद करेगी। रिसर्च इज रियली अ वंडरफुल फील्ड। रिसर्च इन्वेस्टिगेशन इज वंडरफुल थिंग। रिसर्च के थ्रू जो चीज़ें आप सीखते हैं वो आपको बहुत काम आती हैं अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। और वो जो इन्वेस्टिगेशन टूल्स हैं वो आपको ना सिर्फ एक अच्छा रिसर्चर बनाते हैं बल्कि आपको एक आपके माइंड को काफ़ी न्यूट्रल बना देते हैं। तो रिसर्च की प्रैक्टिसेस बहुत होनी चाहिए, बहुत कॉमन होनी चाहिए। रिसर्च वो चीज़ है जिसके थ्रू हम सच तक पहुंचते हैं और आसानी से एक जो गलत बात है, जो गलत इन्वेस्टिगेशन है, ये उसके कुछ टूल्स हैं जो आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। If you need any further help, you can ask questions in comments. My name is Ghulam Qadir Khumro. I'm working as lecturer in Sakraibia University Khairpur campus. So in my free time, I try my level best to make videos for your help. And thank you so much for your support. I've been receiving a good response from my audience. So thank you so much for your support, for your positive comments, for your appreciation.
and I will be looking forward for more things ahead. If you need anything, if you need any particular topic to be explained through video, then you can request me in comments or simply inbox me. See you. Thank you.